हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पंचायती राज देख रहे हैं और ये पंचायती राज ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको इसमें कुछ बचेगा नहीं। चाहे वो यूपीएसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पंचायती राज से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे उससे गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। पंचायती राज, देखिए, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन भारतीय लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण का एक ब्लूप्रिंट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आ जाइए हम लोग। राज का उदय क्यों हुआ? क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ी, इस वजह से ये हो गया। ठीक है, पंचायती राज का विकास हुआ। लॉर्ड रिपन का संकल्प 1882 में आया, जो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, और भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। महात्मा गांधी का जो दृष्टिकोण था वो ग्राम स्वराज की संकल्पना थी इनकी। उसमें क्या कहा गया था कि पंचायती राज एक वैचारिक समर्थन और गांव के सशक्तिकरण पर जोर देता है। ठीक है, गांधी जी का मानना था ये, ग्राम स्वराज की भावना से प्रेरित थे गांधी जी। व्यवस्था का मूल उद्देश्य, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? वो है विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, जमीनी स्तर पर पहल क्या की गई थी इसकी? जमीनी स्तर पर जो पहल की गई थी 1959 में किया गया, और ये सबसे पहला जो पहल थी वो नागौर के राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। वो किसने किया था? प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम बार स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान का नागौर था। आज ये दूसरा देखते हैं। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभिक कार्यान्वयन करने वाला दूसरा राज्य बना था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था। राज्य के वस्तुकार और प्रमुख समितियां जो थी वो ये हैं। बलवंत राय मेहता की समिति 1957 में बनी थी। ये कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। पंचायती राज, आज ये बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 में बनी थी, और इन्होंने क्या किया कि इनको भारतीय पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। आज ये दूसरा देखते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता समिति बनी थी। 1985 में जी के वी राव समिति बनी थी, और एल एम सिंधवी समिति 1986 में बनी थी। थुंगन समिति जो है 1988 में बनी थी, और 64वां संविधान संशोधन 1989 में आया था। सिंधवी समिति की एक सिफारिश भी थी, वो क्या था कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों उद्धार पर अवधारणा पत्र इन्होंने दिया था। ठीक है, 1986 में एल एम सिंधवी समिति के बाद में पी के थुंगन समिति 1989 की प्राथमिक सिफारिशों ने ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया था। कौन? 86 में सिंधवी समिति, 89 में थुंगन समिति। ठीक है, थुंगन समिति 88 और 89 दोनों में माना जाता है। तो अब आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आ जाते हैं आगे। सैद्धांतिक टकराव क्या थे? किसमें? बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता में। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता में। बलवंत राय मेहता 1957 में बनी थी कमेटी। इन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय समिति बनेगी। त्रिस्तरीय में क्या था? पहला ग्राम लेवल पर था, दूसरा ब्लॉक लेवल पर था, तीसरा जिला लेवल पर था। ठीक है, तो इसको क्या है कि पहले ग्राम, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अशोक मेहता जी ने बोला 1977 में कि द्विस्तरीय समिति होगी। इन्होंने क्या किया कि मंडल पंचायत बनाया और जिला परिषद बनाई। तो विकेंद्रीकरण में का प्रथम बिंदु इन्होंने जिला मान लिया, और यहीं पे टकराव स्टार्ट हो गया। क्योंकि विकेंद्रीकरण, जो ये पंचायती राज का मूल उद्देश्य था, वो तो था कि जो गांव में पिछड़े लोग होते हैं, जो गांव के तबके के लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रही थी, उनको जो है पॉलिटिकल धारा से जोड़ने की बात हो चल रही थी इसमें। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डायरेक्ट जिला पे, डिस्ट्रिक्ट पे लाके खड़ा कर दिया उसको। जो गाँव का व्यक्ति था वो उससे दूर रह गया। तो इस वजह से उन्होंने, ये इनका स्वीकार नहीं हो पाया अशोक मेहता जी का। आज ये थर्ड, आज आगे देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में आया। 73वां संविधान संशोधन जो है, उस समय क्या हुआ था कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, और ये इसमें जोड़ा क्या गया? इसमें जोड़ा गया भाग 9 जोड़ा गया, और इसमें अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक जोड़े गए। इसमें क्या था कि पंचायती विषय क्या थे इसके? पंचायतों के कार्य करने के लिए 29 विषय सौंपे गए, 29 सौंपे गए। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? 11वीं अनुसूची को अगर आप देखेंगे तो 9 और 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो आप इससे याद कर सकते हैं। और भाग 9 है, ये याद रखिएगा, अनुसूची नहीं है, ये भाग 9 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज ये आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक क्वेश्चन बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन करता है। वो सबसे बड़ा क्या है पता है?
यहाँ पे देखिए, जैसे लागू होने की तिथि 24 अप्रैल 1993 को थी, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। प्रथम घोषणा मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी ये। अब ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जा चुका है और लोग इसको गलत भी करते हैं। 73वां संविधान संशोधन के बाद निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आज यहाँ पे क्या है कि त्रिस्तरीय ढांचा एक भौगोलिक पिरामिड है। आइए इसको समझते हैं कैसे। इसमें देखिए कि इसमें क्या कि भौगोलिक जो पिरामिड है, इसमें कह रहा है कि देखिए ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। गांव के आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी करता है ये। और ब्लॉक स्तर, ब्लॉक जो प्रखंड होता है, आप लोगों को पता होगा ब्लॉक या प्रखंड, पंचायत समिति बोलते हैं या तो इसको क्षेत्र पंचायत भी बोलते हैं। तो ये नाम भी याद रखिएगा, कई बार ये इसको पूछ लेते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, बाकी पंचायत समिति मंडल होती है, मंडल में नहीं, ब्लॉक स्तर पर होती है, ठीक है। जिला स्तर पर जिला परिषद संपूर्ण जिले का शीर्ष संस्था होती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, अपवाद है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती संगठन आवश्यक नहीं है। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 243 बी में क्या कहा गया है कि जहां की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां ये वाली संस्था, ये मध्यवर्ती जो संस्था है, मतलब ये ब्लॉक लेवल की, इसको यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तब 74वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि 74वां संविधान संशोधन शहरी स्वशासन के लिए किया गया था, ठीक है। शहरी स्वशासन की बात की गई थी इसमें, और इसमें यह था कि इसमें जोड़ा क्या गया, भाग 9 का, 73वें में भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई, उसमें भाग, वो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें 74वें में भाग अनुसूची 12 जोड़ी गई, भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम नगर निगम का गठन करने वाला जो वो था वो मद्रास था, वो 1688 में किया गया था नगर निगम का गठन इसके द्वारा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो अनुच्छेद जोड़े गए वो 243 पी से जेड जी तक जोड़े गए, 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़े गए हैं। और इसका जो विषय थे, इसमें विषय 18 हो गए हैं। उसमें कितने थे, 29 विषय थे, ठीक है। इसमें 18 विषय हैं नगर पालिका में, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन वाले में। आ जाइए आगे देखते हैं, शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण और विकास। इसमें क्या कहा गया कि नगर क्षेत्र बनाने के लिए कुछ न्यूनतम शर्तें रखी गई। अगर नगर क्षेत्र बनाने के लिए, अगर नगर क्षेत्र बनाना है उनको, तो उसमें कुछ शर्त रखी गई। उसमें शर्त क्या थी, न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, गैर सरकारी क्षेत्र कार्यरत पुरुष जो है न्यूनतम 75% होने चाहिए अगर आपको नगर क्षेत्र बनाना है तो, उनका जनघनत्व तो 400 व्यक्ति पर किलोमीटर होना चाहिए, और अधिसूचना राज्य का राज्यपाल जारी करेगा, ठीक है। ये होते हैं। आज ये इसमें क्या है कि इसमें यहाँ देखिए 3 चरण होते हैं। पहले एक होता है कि नगर पंचायत, संक्रमणशील क्षेत्र होता है ये, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है। छोटा नगर क्षेत्र जिसको नगर परिषद के नाम से जाना जाता है, बड़े नगर क्षेत्र जो नगर निगम के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे छोटा ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया थर्ड नंबर पे, ठीक है। आ जाइए, जैसे बड़े नगर निगम क्षेत्र का उदाहरण अगर देखें तो हम कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ ले सकते हैं। आप इसको तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं हम एक बार। तुलनात्मक विश्लेषण में क्या होता है कि हमारी जानकारी जो है वो और पुख्ता हो जाती है, और उससे क्या है कि चीज़ें और ज़्यादा याद हो जाती हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 को जोड़ा गया, अनुसूची 11 को जोड़ी गई, विषय 29 थे हमारे, और ये 5 वर्ष कार्यकाल था इसका, ठीक है। इनका कार्यकाल ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों का 5 वर्ष होता है। आज ये यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए था, पहली चीज। दूसरी चीज 74वां संविधान संशोधन था, और इसमें भाग 9 का जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी गई, विषय इसके 18 थे, इसमें कुल विषय 18 थे, और ये इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है नगर क्षेत्र का, ठीक है। आज ये हम लोग आगे देखते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कम से कम कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूनतम आयु सीमा पंचायत और नगरपालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 243F में 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा, पंचायत में या नगरपालिका में न्यूनतम आयु सीमा सदस्य बनने की 21 वर्ष है, 21 ईयर। तो ये याद रखिएगा। आज ये आगे देखते हैं आरक्षण की रूपरेखा। आरक्षण की रूपरेखा क्या है, आरक्षण की रूपरेखा अनुच्छेद 243D में किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण
33% आरक्षित सीटें कर दी गई हैं। SC/ST का आरक्षण कैसे है? जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया गया है SC/ST के लिए। OBC के लिए आरक्षण क्या है, कैसे है इसमें? राज्य विधानमंडल के अधीन अधिकतम 27% सीमा तक राज्यों पर निर्भर करता है। ये 27% इनका आरक्षण इसमें है पंचायती राज में। ठीक है, आज ये आगे देखते हैं। पंचायत का जीवन चक्र या विघटन या नियमन आर्टिकल 243E में है। ठीक, इसका अगर देखा जाए कि प्रथम अधिवेशन जब चालू होता है, प्रथम अधिवेशन से इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद इसकी समाप्ति नए चुनाव तक चलती है, फिर उसके बाद फिर से वापस वैसे हो जाता है। अगर ये देख लीजिए कि इसमें एक कंडीशन भी है। अगर ये देखा जाए कि यदि जो है समय पूर्व विघटित या भंग कर दिया जाए पंचायत को, समय पूर्व विघटित या भंग कर दिया जाए पंचायत को, तो 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य हो जाता है। नया निर्वाचन केवल शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, पहली चीज। लेकिन एक इसमें और कंडीशन लगा दी इन्होंने, किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित होती है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो, तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आपका कार्यकाल 5 महीने बचा हुआ है और इस दौरान ये विघटित हो गई, आपकी पंचायत या नगर पालिका विघटित कर दी गई या मतलब भंग कर दी गई, तो उसमें क्या होगा कि आपको 6 महीने का टाइम ऑलरेडी दे रहा है गवर्नमेंट, तो उसमें क्या है कि उसमें चुनाव करवाना जरूरी नहीं होगा, ये नया ही चुनाव करवा लिया जाएगा। यही बात ये बोल रहे हैं। आज ये हम लोग आगे देखते हैं। संवैधानिक स्तंभ, व्यवस्था के संवैधानिक स्तंभ जो हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे स्थानीय स्वशासन के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण कमीशन है, वो एक तो राज्य वित्त आयोग है और दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग है। अब राज्य वित्त आयोग किस में आते हैं, किस आर्टिकल में आते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, कैसे गठन किया जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 243I में पंचायत है और 243Y में नगर पालिका है। ठीक है, में के थ्रू इनका गठन किया जाता है, किसका, राज्य वित्त आयोग का। 243I के तहत पंचायत में, 243Y के तहत नगर पालिका के तहत इनको गठित किया जाता है राज्य वित्त आयोग को। प्रत्येक इनका फंक्शन क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर इनका गठन किया जाता है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा और संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। ये अनुदान राज्य की संचित निधि से ये सिफारिश करता है। ठीक है, अगर ये देखा जाए कि केंद्रीय वित्त आयोग 280 में है, केंद्रीय वित्त आयोग 280 में 3rd के BB में है, भी राज्य संचित निधि के संवर्धन हेतु सिफारिश करता है। केंद्रीय वित्त आयोग भी इसका जो है सिफारिश करता है इनके पंचायतों के लिए। ठीक है, आज ये यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, ये किया गया पंचायत वाले में। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 243K में। लेकिन अगर नगर पालिका, ये पंचायत वाला सबको याद रहता है, नगर पालिका वाला पूछा जाए तो नगर पालिका में 243ZA के तहत इनका गठन किया जाता है। ठीक है, आज ये हम लोग देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन है निर्वाचक नियमावली तैयार करने और सभी चुनावों का संचालन व नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, आज ये हम लोग देखते हैं, ये वही करते ही हैं, इनका कार्य यही होता है। अपवाद और विशेष प्रावधान क्या है, आगे ये हम लोग देखते हैं। अपवाद क्या है इसमें, अपवाद सबसे बड़ा इसमें यह है कि 73वां संविधान संशोधन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में लागू नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में लागू नहीं है, 73rd। अब यहाँ आ जाते हैं पेसा एक्ट। पेसा एक्ट 1996 का था और ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून को अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित करने के लिए 1996 में भूरिया समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम पारित किया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर, भूरिया समिति, ये भी याद रखिएगा, 1996 में। ठीक है, आज ये हम लोग आगे देखते हैं, इस वजह से पेसा एक्ट आया था। अब यहाँ देख लेते हैं कि इसका 243 का जो आर्टिकल है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, और खासतौर में यूपी PCS RO वगैरह में तो जरूर पूछ लेते हैं ये लोग, और पूछ भी सकते हैं क्योंकि 243 दिया भी है पंचायत के उसमें। ठीक है, आर्टिकल 243A में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। 243B में पंचायतों का संविधान या गठन किया गया है। 243C में पंचायतों की संरचना की गई है, बताई गई है। 243D में महिलाओं का आरक्षण, वर्गों का आरक्षण दिया गया है। 243E में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 243F में यह बताया गया कि इनकी सदस्यों की योग्यता जो है
अयोग्यता न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। 243 आई में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। ये देखिए 243 जे में खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा की बात की गई है। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ठीक है, ये देखिए कि इसमें क्या कह रहे हैं कि शासन का समग्र पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम या सिंथेसिस की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए इसमें जो इन्होंने दे रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव, और राज्य वित्त आयोग क्या करता है, ये चुनाव करवाता है और ये धन देता है। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें कि हम भाग को देख लेते हैं, भाग में क्या क्या जोड़ा गया। भाग में देखिए कि इन्होंने जोड़ा है, पहले जिला परिषद होगी, पहले इधर नीचे से चलते हैं, देखिए पहले ग्राम पंचायत होगी, फिर पंचायत समिति होगी, और ये जिला परिषद होगी। ये हमारी विलेज लेवल पर होगी, ये हमारी ब्लॉक लेवल पर होगी, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम है। पहले ये क्या है कि ये सबसे छोटी है नगर पंचायत, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम सबसे बड़ा हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। भले ही ग्रामीण और शहरी ढांचा अलग अलग है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन है, लेकिन उनके संवैधानिक नियंत्रण निकाय, चुनाव और वित्त निकाय और उनका मूल उद्देश्य एक समान है। क्या समान है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। तो ये आज हमारा पंचायती राज मैंने एक टॉपिक करवा दिया है। अगर आपको ये ऐसे टाइप की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे दिया गया है, उसमें जा करके ज्वाइन करके ये PDF वहाँ से आप अवेलेबल हूबहू पा सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपको ऐसे ही लेक्चर बना करके सारे टॉपिक्स के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सारे ऐसे ही मैं पढ़ा करके आपको कंप्लीट कर दूंगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी करवाया करूँगा। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट मुझे बहुत आवश्यक है, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।